बीरबल और चतुर भिखारी का मुकाबला। एक सुबह बादशाह अकबर राजमहल के बगीचे में सैर कर रहे थे। ठंडी हवा, फूलों की भीनी खुशबू और कबूतरों की गुटरगू से दिन की शुरुआत बिल्कुल वैसी हो रही थी जैसी एक बादशाह को रास आती है। तभी उन्होंने देखा, एक भिखारी दरबार के मुख्य द्वार के सामने बैठे बैठे एक टोकरी में रखी अपनी जूती को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। बादशाह को भिखारी की मुस्कान कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरी लगी। इतनी प्रसन्नता किस बात की, बादशाह ने सोचा और पहरेदार को इशारा किया, उसे दरबार में लाया जाए। भिखारी को जब दरबार में लाया गया तो उसने किसी साधारण याचक की तरह झुककर सलाम नहीं किया। वह दरबार में ऐसे चला जैसे वह कोई पुराना जानकार हो। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और मुस्कान में रहस्य। अकबर हैरानी से, तुम कौन हो और ये मुस्कुराहट किस बात की है? भिखारी बिना झिझक के, जहां पनाह, मैं एक साधारण भिखारी नहीं, मैं चतुर भिखारी हूं। और मेरी मुस्कान इसलिए है क्योंकि मैंने सोचा, इस सल्तनत में यदि कोई मुझसे ज्यादा चतुर हो सकता है तो वह सिर्फ बीरबल हो सकता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन बीरबल मुस्कुराकर शांत बैठे रहे। अकबर दिलचस्पी से, तो क्या तुम बीरबल से कोई मुकाबला करना चाहते हो? भिखारी, अगर इजाजत मिले तो जी हाँ, एक शर्त के साथ। बीरबल आंखों में चमक, शर्त भी चतुराई से ही रखो, वरना दरबार में बहुत गुमनाम भिखारी आए हैं और बिना नाम लौटे हैं। भिखारी, शर्त ये है, मैं बीरबल को एक उलझन दूंगा। अगर वो उसका हल नहीं निकाल पाए तो मुझे एक दिन के लिए राज्य का महामंत्री बनाया जाए। और अगर निकाल लिया तो मैं बीरबल के जूतों पर फूल चढ़ाकर शहर भर में ढोल बजाकर नाचूंगा। अकबर हंसते हुए, स्वीकृत है। बोलो अपनी उलझन। भिखारी ने अपनी पोटली से एक मोहर निकाली और कहा। भिखारी, ये मोहर कल रात मेरे पास आई थी, लेकिन सुबह जब मैंने इसे देखा तो उस पर लिखा था, ये मोहर झूठ है लेकिन सच है। अब बीरबल बताएं कि ये मोहर सच है या झूठ? दरबार में कुछ पल सन्नाटा छा गया। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, मोहर की बात बाद में करेंगे, पहले मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। भिखारी उत्सुकता से, पूछिए। बीरबल, पहला, तुम भिखारी हो फिर भी ये मोहर तुम्हारे पास आई कैसे? दूसरा, तुमने इसे पढ़ा, इसका मतलब तुम शिक्षित हो तो भीख क्यों मांगते हो? तीसरा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी मुस्कराया, फिर बोला। भिखारी, पहली बात, मोहर मुझे कल रात एक व्यापारी ने दी जो चाहता था कि मैं इसे बादशाह को दिखाऊं और उसे पता चले कि दरबार में कौन चतुर है। दूसरी बात, मैं शिक्षित हूं पर मैंने जीवन चुना है जो सड़कों पर सिखाता है। तीसरी बात, मेरा नाम सुभाग है। बीरबल ताली बजाकर, तो अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनो, ये मोहर सच है क्योंकि ये झूठ है, और झूठ सच है क्योंकि उसने खुद को ऐसा कहा है। तर्क में इसे पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, अगर वो झूठ है तो वो सच है, और अगर वो सच है तो वो झूठ है। भिखारी मुस्कराया, मगर उसका माथा हल्का सा सल गया। भिखारी, बीरबल जी, मैं मानता हूं कि आप चतुर हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। ये तो मेरी पहली परीक्षा थी। अकबर हैरान होकर, तो और भी उलझने हैं तुम्हारे पास? भिखारी, जी हाँ, बीरबल को हराना है तो सिर्फ एक सवाल में कैसे होगा? अगली बार मैं उन्हें एक ऐसे खेल में उलझाऊंगा जिसमें जवाब खुद सवाल बन जाएगा। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा। अकबर, बीरबल, क्या तुम तैयार हो अगली परीक्षा के लिए? बीरबल शांति से, जहां सोच हो वहां उलझने नहीं टिकती, जहां तर्क हो वहां भ्रम नहीं रहते। मैं तैयार हूं, मगर सुभाग को भी समझना होगा कि दरबार में आना आसान है, निकलना कठिन।
भिखारी जवाब में, और बुद्धि जब सड़क पर रहती है तब दरबार तक पहुंचने में उसे कुछ नहीं लगता। दरबार में एक बार फिर हंसी की लहर दौड़ गई। मगर बीरबल जान गए थे इस भिखारी की बातों में चतुराई थी। ये आम नहीं, बहुत खास दिमाग था। अकबर ने भिखारी को दरबार में 1 सप्ताह रहने की अनुमति दी और कहा, अगली बार की परीक्षा दरबार में होगी और शर्त पहले से कठिन होगी। भिखारी ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर बोला, मेरे अगले सवाल का नाम है तुला पर रखा इंसान। इंतजार कीजिए। क्या होगा जब बीरबल को खुद को तोलने का चमत्कारी दावा करना पड़ेगा? क्या भिखारी की अगली चाल बीरबल को हिला देगी? जानिए। बीरबल और तुला पर रखा इंसान। दरबार में 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन इस 1 सप्ताह में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था कोई राजा रानी या युद्ध नहीं, बल्कि भिखारी सुभाग। शहर के हर चौराहे पर, हर चायखाने में बस यही सवाल गूंज रहा था, अगली बार भिखारी क्या करेगा? क्या बीरबल हार जाएंगे? अकबर खुद भी उतने ही रोमांचित थे। हर सुबह दरबार लगने से पहले वे एक छोटी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखते और कहते, बीरबल तुम्हारा प्रतियोगी तैयारी कर रहा है, क्या तुम भी कर रहे हो? और बीरबल हमेशा उसी सौम्यता से जवाब देते, जहां मस्तिष्क स्थिर हो वहां तैयारी की जरूरत नहीं होती। और फिर आया वह दिन। दरबार सजा था। सभी दरबारी, व्यापारी, फकीर और यहां तक कि काशी से आए एक तर्कशास्त्री तक सब बैठे थे। मंच के मध्य में खड़ा था एक बड़ा सा तुला, तराजू, असली लोहे का बना हुआ, मजबूत, भारी और अपने दोनों पलड़ों में कपड़े की मोटी थैली लटकाए हुए। भिखारी सुभाग ने मंच पर कदम रखा। उसकी चाल में कोई शंका नहीं थी। सुभाग दरबार को संबोधित करते हुए, जहां पनाह और दरबार के विद्वान जनों, आज का मेरा प्रश्न एक खेल नहीं बल्कि एक परीक्षा है, न केवल बुद्धि की बल्कि विवेक की भी। आज बीरबल को मानव मूल्यांकन करना होगा, लेकिन शब्दों से नहीं, वजन से। अकबर कुर्सी से झुककर, क्या मतलब है तुम्हारा? इंसान को तौला जाएगा? सुभाग मुस्कुराकर, जी, पर केवल शरीर नहीं, विचारों, जिम्मेदारी, झूठ और सच्चाई के भार के साथ। मैं इस तुला में बैठूंगा और बीरबल को बताना होगा कि मेरे पलड़े को संतुलित करने के लिए क्या रखा जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, अगर ये खेल तौलने का है तो मेरा पहला सवाल है, तुम्हारा पलड़ा खाली नहीं है ना? सुभाग आंखें चमकाते हुए, बिल्कुल सही। इसमें सिर्फ मेरा शरीर नहीं है बल्कि मेरी झूठी कहानियां, मेरी चालें, मेरी युक्तियां और मेरी भूख भी है। अब आप बताइए क्या रखा जाए दूसरे पलड़े में कि ये तुला बराबर हो जाए। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने उठकर दरबार के कोने में खड़े एक दरबारी से कुछ कहा। वह दौड़कर गया और कुछ ही पलों में एक बड़ा दर्पण ले आया। बीरबल दर्पण को पलड़े में रखते हुए, मैं इस दर्पण को इस पलड़े में रख रहा हूं। सुभाग चौंककर, दर्पण? यह तो कोई वजन नहीं रखता। बीरबल धीरे ठोस स्वर में, यह वजन नहीं रखता, लेकिन यह प्रतिबिंब देता है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए यही सबसे बड़ा संतुलन है, खुद को देखना। क्योंकि तुम्हारी चालें, तुम्हारा झूठ और तुम्हारी भूख सब तभी नपे जाएंगे जब तुम्हें खुद को देखना पड़े। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो दर्पण तुम्हें हल्का करेगा, अगर छल है तो वह और भारी कर देगा। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर गर्व से, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि सबसे बड़ा तौल तर्क का होता है। सुभाग गंभीर होकर, अभी भी एक प्रश्न बाकी है। बीरबल सावधानी से,
पूछो। सुभाग गंभीर स्वर में। अगर तुम्हारे पलड़े में एक दिन किसी निर्दोष की गलती रख दी जाए तब भी क्या दर्पण उसे हल्का कर देगा? यह सवाल पूरे दरबार को एक पल के लिए मौन में डुबो देता है। बीरबल धीरे धीरे। यदि वो निर्दोष है तो गलती उसकी नहीं, परिस्थिति की है। दर्पण उसे उसकी सच्चाई दिखाएगा और तब जिम्मेदारी उस पर नहीं, समाज पर होगी। सुभाग मुस्कराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। यह एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सुभाग, तो ठीक है। मेरी अंतिम परीक्षा होगी। बीरबल को खुद के तर्क को झुठलाना होगा। अकबर, मतलब? सुभाग, मैं बीरबल को एक ऐसा झूठ सुनाऊंगा जो सच लगता है और उन्हें उसे झूठ साबित करना होगा। लेकिन वह झूठ दरबार की एक पुरानी परंपरा से जुड़ा होगा, यानी उसे झूठ कहना दरबार की मान्यता को चुनौती देना होगा। बीरबल शांति से। मैं तैयार हूं। सुभाग धीरे से। अगले सप्ताह। मेरी अंतिम चाल मसाले में छिपा षड्यंत्र। वहां से पता चलेगा क्या तर्क भी कभी स्वाद में हारता है। क्या होगा जब बीरबल को दरबार के रसोई घर में पकते खाने से झूठ का सुराग लगाना होगा? क्या चतुर भिखारी की आखिरी चाल दरबार की परंपराओं को हिला देगी? जानिए। बीरबल और मसाले में छिपा षड्यंत्र। दरबार में बीते दिनों से कुछ अजीब सा माहौल था। कोई ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन हर किसी की नजरें किसी एक व्यक्ति पर टिकती। वह था चतुर भिखारी सुभाग। बादशाह अकबर को इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ठीक एक सप्ताह बाद दरबार की शुरुआत से पहले ही सुभाग खड़ा था अपने विशेष अंदाज में, कमर सीधी, आंखों में शरारती चमक और होठों पर वैसी ही आधी रहस्यमयी मुस्कान। अकबर मंच पर बैठते हुए। तो सुभाग, क्या ये तुम्हारी अंतिम चाल है? सुभाग विनम्रता से। हाँ जहांपना। आज बीरबल को दरबार के खाने से झूठ की गंध निकालनी होगी। मेरा दावा है कि दरबार की रसोई में जो विशेष मसाले का प्रयोग पिछले 5 वर्षों से हो रहा है, उसमें एक ऐसा पदार्थ मिलाया गया है जो लोगों को धीमे धीमे मूर्ख बनाता है, और यह किसी दरबारी की चाल है। दरबार में खलबली मच गई। रसोई घर के कर्मचारियों में फुसफुसाहट होने लगी। रसोई के मुख्य हाकिम गुलजार तक को झटका लगा। अकबर गंभीरता से। यह तो गंभीर आरोप है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सुभाग, कोई सीधा सबूत नहीं, बस दिमाग है और स्वाद की समझ। लेकिन बीरबल के पास तर्क है, और अगर वो सच में न्याय के पात्र हैं तो वह इसे जान ही लेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए। मुझे 3 चीजों की आवश्यकता है। 1, दरबार की रसोई से एक थाली ताजा भोजन। 2, पिछले 5 वर्षों के प्रमुख रसोइयों की सूची। 3, एक बूढ़ा नौकर जो स्वाद का गवाह हो मगर किसी निर्णय में न रहा हो। तीनों चीजें जल्द ही मंगाई गईं। रसोई से नवरत्न थाली आई, जिसमें 9 प्रकार के व्यंजन थे, सब्जी, दाल, खीर, अचार, पूड़ी और विशेष मसालेदार चटनी। बीरबल ने सबसे पहले 1 चम्मच चटनी चखी, फिर दाल, फिर खीर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके सिर झुकाए बैठे रहे। अकबर थोड़े असहज होते हुए। बीरबल धीरे से। जहांपनाह, स्वाद में हल्का सा तीखापन है जो सिर्फ लौंग से नहीं आता। मुझे इस चटनी में चिरायता, भ्रामक हरड़ और कुल्थी की राख की मात्रा महसूस हो रही है। ये तीनों चीजें धीरे धीरे सोचने की क्षमता को सुस्त बनाती हैं। ये औषधियों में जरूर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनका नियमित सेवन, विशेषकर बिना कारण के, खतरनाक है। अकबर आश्चर्य से। ये चीजें रसोई में क्यों? बीरबल,
अब समय है उस तीसरे साक्षी का। बीरबल ने दरबार के एक बुजुर्ग नौकर को बुलाया, नाम था गंगू। वह पिछले 30 वर्षों से रसोई से जुड़ा था, लेकिन पिछले 6 वर्षों से उसे केवल मसाले पीसने का कार्य दिया गया था। बीरबल: गंगू, क्या पिछले वर्षों में कोई मसाला ऐसा था जो तुम्हें अलग लगा हो? गंगू थोड़ा हकलाते हुए: हुजूर, हाँ, एक डिब्बा आता था, उस पर लिखा होता था विशेष राज मसाला। उसे केवल हाकिम गुलजार के कहने पर पीसना होता था। वो कुछ साल पहले आया था। तब से हर खास खाने में वही डाला जाने लगा। बीरबल की नजर सीधी हाकिम गुलजार पर गई। गुलजार पसीने पसीने हो रहा था। बीरबल धीर स्वर में: हाकिम साहब, आप इसे कैसे समझाते हैं? गुलजार घबराकर: वो तो एक आयुर्वेदाचार्य का नुस्खा था। उन्होंने कहा था कि इससे भूख बढ़ती है और लोग भोजन का स्वाद ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने सोचा दरबार को पसंद आएगा। बीरबल कटाक्ष में: भूख बढ़ाना एक बात है, पर दिमाग बंद करना दूसरी। और आप जानते थे कि चिरायता और भ्रामक हरड़ का नियमित सेवन कैसे प्रभाव डालता है। ये महज लापरवाही नहीं, ये एक षड्यंत्र था। और अगर इस षड्यंत्र को किसी ने सबसे पहले जाना तो वो भिखारी सुभाग था। दरबार स्तब्ध था। अकबर कठोर स्वर में: गुलजार, तुम्हें तुरंत पदच्युत किया जाता है और इस मामले की गहन जांच होगी। गुलजार को पकड़कर रक्षकों ने बाहर ले जाया। सुभाग अब भी शांत खड़ा था। अकबर मुड़कर सुभाग से: तुम कौन हो सुभाग? एक भिखारी इतनी समझ कैसे रखता है? सुभाग धीरे से मुस्कुराकर: मैं भिखारी नहीं, मैं न्याय की परीक्षा हूं। और अब मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। बीरबल ने मेरे तीनों सवालों का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने तीनों बार प्रश्न ही बदल डाला और उत्तर की दिशा को मोड़ दिया। यही सच्ची चतुराई है। बीरबल हंसते हुए: और तुमने हर बार ऐसा सवाल पूछा जो जवाब से बड़ा था, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अकबर खड़े होकर: ऐसे व्यक्ति को भिखारी कहना अपराध है। मैं घोषणा करता हूं, सुभाग को दरबार का विशेष तर्कदूत का दर्जा दिया जाए। वो दरबार का स्थायी सदस्य होंगे, जब चाहें आ जा सकते हैं। सुभाग झुककर सलाम करता है और पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान शरारती नहीं बल्कि शांत होती है। बीरबल: अब दरबार में दो सोचने वाले हो गए, जनता को अब ज्यादा मजा आएगा। दरबार में एक साथ हंसी गूंज उठती है। कहानी समाप्त होती है। तर्क केवल सवालों का खेल नहीं, जीवन में सोचने की आदत है। और जहां सोचने वाले दो हों, वहां सत्ता नहीं, संवाद जीतता है। अगली कहानी: बीरबल और आधे सिक्के की विरासत। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। दरबार सज चुका था, सभी मंत्रीगण अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, पर आज महाराज की नजरें किसी दस्तावेज में अटक गई थीं। बीरबल, जो हमेशा की तरह बादशाह के चेहरे के बदलते हाव भाव पढ़ने में सिद्धहस्त थे, मुस्कराते हुए बोले: जहांपनाह, कोई गुत्थी है क्या जिसे शब्दों ने नहीं सुलझाया? अकबर ने सिर उठाया और कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए बोले: बीरबल, एक अजीब मामला आया है। इसमें एक आदमी अपनी जायदाद आधे सिक्के के नाम छोड़ गया है। सोचो, आधे सिक्के को कौन विरासत में रखेगा? बीरबल ने पन्ना उठाया। उसमें लिखा था: मैं हिम्मतदास पुत्र गिरधारी अपनी समस्त संपत्ति आधे सिक्के के नाम करता हूं। बाकी संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता यह तो मजाक है,
कोई कहता यह किसी को चिढ़ाने का तरीका है। पर बीरबल शांत बैठे मुस्कराते रहे। अकबर, बीरबल, अब ये बताओ, आधा सिक्का तो न जीवित प्राणी है न कोई संस्था। यह आदमी आखिर क्या चाहता था? बीरबल धीरे से, जहां पनाह, शायद यह सवाल नहीं है कि उसने किसे छोड़ा। असली सवाल है कि उसने किसे नहीं छोड़ा। अकबर आश्चर्य से, तुम्हारा मतलब? बीरबल, मैंने हिम्मतदास को जाना है। वह एक साधारण वैद्य था, पर बेहद तर्कशील। उसने हमेशा कहा, धन को किसी नाम पर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना नाम ही लड़ाई बन जाते हैं। शायद ये विरासत का दस्तावेज असल में एक पहेली है, और उस पहेली का उत्तर आधे सिक्के से ज्यादा मूल्यवान है। अगले दिन 3 दावेदार। दरबार में अगले दिन 3 व्यक्ति उपस्थित थे, जो अपने अपने तर्क के साथ हिम्मतदास की संपत्ति पर दावा कर रहे थे। एक शिवदास, हिम्मतदास का दूर का भतीजा। 2 रंगीलाल, गांव का पुराना नौकर। 3 मालती, हिम्मतदास की एकमात्र शिष्या, जो उनसे वैद्यक सीखी थी। अकबर, अब तुम तीनों से पूछा जाएगा, आधा सिक्का क्या है? शिवदास, जो सबसे पहले बोला, जहां पनाह, ये तो प्रतीक है। हिम्मत चाचा बचपन में मुझे आधा सिक्का देते थे हर महीने। इसका मतलब यही है कि संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। रंगीलाल कड़क आवाज में, हुजूर, मैं 20 साल उनके साथ रहा। हर दिन वे कहते थे, तू मेरी आधी जान है। रंगीला, क्या ये काफी नहीं? मालती शांति से, उन्होंने एक बार कहा था, मालती, तू मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पर तुझे मैं आधा सिक्का नहीं दूंगा, क्योंकि तू उससे बड़ी है। शायद यही कारण है कि उन्होंने आधा सिक्का ही छोड़ दिया, ताकि उसे कोई न पाए। बीरबल कुर्सी से उठते हुए, मेरे पास एक प्रस्ताव है, तीनों को एक परीक्षा दी जाए। जो हिम्मतदास की सोच को सबसे अच्छे से समझे, वही असली उत्तरदाता होगा। अकबर, कौन सी परीक्षा? बीरबल मुस्कराते हुए, तीनों को एक ही सवाल मिलेगा। अगर तुम्हें एक आधा सिक्का मिलता और 3 भूखे व्यक्ति मिलते, तो तुम क्या करते? उत्तर से पता चलेगा कौन सोचता है हिम्मतदास की तरह। परीक्षा के उत्तर। शिवदास, मैं सिक्के को बेच देता और तीनों को खाना दिला देता। ये सीधा समाधान है। रंगीलाल, मैं सिक्का संभाल कर रखता, ताकि कभी कोई और भूखा मिले तो काम आए। मालती, मैं आधा सिक्का तीनों में बांट देती, लेकिन साथ ही उन्हें दिखाती कि असली भोजन उनके हाथों की मेहनत से आएगा। सिक्का केवल एक प्रतीक है, समाधान नहीं। बीरबल, जहां पनाह, निर्णय स्पष्ट है। हिम्मतदास अपनी संपत्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते जो सिर्फ पैसे से भूख मिटाना जानता हो, नहीं उसे जो उसे छुपा कर रखे। वे उसे देंगे जो पैसे को प्रतीक माने और मूल्य को समझे। अकबर सिर हिलाते हुए, संपत्ति मालती को दी जाती है, और साथ ही आधा सिक्का भी, ताकि वह हमें यह सिखा सके कि आधे प्रतीकों में भी पूरा अर्थ छिपा हो सकता है। परंतु उसी रात बीरबल अपने कमरे में थे जब एक पत्र आया। उस पर लिखा था, आपने पहेली का उत्तर खोज लिया, पर पहेली अभी पूरी नहीं हुई। असली आधा सिक्का कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। वह आज भी छिपा है, एक ऐसे स्थान पर जहां पूरा सच आधा झूठ लगे। पत्र के साथ एक पुरानी तिजोरी की तस्वीर भी थी, और उसके नीचे लिखा था, जहां उत्तर आधे हों, वहां प्रश्न पूरे हो जाते हैं। बीरबल मुस्कराए, तो खेल अभी बाकी है। क्या आधा सिक्का महज एक विचार था, या उसके पीछे एक और बड़ा रहस्य छिपा है?
क्या बीरबल को किसी अधूरी दीवार में पूरा दरवाजा खोजना पड़ेगा? क्या झूठ और सच के बीच आधे शब्दों की कोई भाषा होती है? जानिए, बीरबल और अधूरे सच का दरवाजा। उस रात बीरबल देर तक नींद नहीं ले सके। हाथ में पकड़ा वो कागज जिस पर जहां उत्तर आधे हों वहां प्रश्न पूरे हो जाते हैं लिखा था, किसी शतरंज की पहली चाल जैसा लग रहा था। और उसके नीचे बनी वो पुरानी तिजोरी की तस्वीर, वैसी तिजोरी दरबार के रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन बीरबल को एक बात पक्के तौर पर समझ आ चुकी थी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जिसने यह पत्र भेजा है। उसने बीरबल की तर्कशक्ति को चुनौती दी थी और यह चुनौती बीरबल के लिए न्योते से कम नहीं थी। अगली सुबह दरबार में सन्नाटा था। पिछली दिन की घटना ने सबको अचंभे में डाल रखा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हिम्मतदास की संपत्ति को लेकर जो बात अब तक हल हो चुकी थी वह फिर से रहस्यमयी कैसे बन गई। लेकिन बीरबल आज दरबार में उपस्थित नहीं थे। अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? क्या उन्हें कुछ खबर है इस पत्र की? तभी दरबार का दरवाजा धीरे से खुला और बीरबल भीतर आए, हाथ में एक पुराना लोहा जड़ा संदूक का हैंडल। जहां पनाह, बीरबल बोले, मुझे वह तिजोरी मिल गई है और उसमें एक ताला है, पर तिजोरी किसी खजाने के लिए नहीं बल्कि एक विचार के लिए बनी है। अकबर चकित होकर, कहाँ मिली? बीरबल, दरबार के पुराने दस्तावेज खाने में, वहां जहां कोई नहीं जाता। वहां एक छोटी सी दीवार थी जिसमें आधी ईंटें लगाई गई थीं। दीवार न पूरी थी न अधूरी, और उसके पीछे छिपी थी यह तिजोरी। तिजोरी का रहस्य। तिजोरी लोहे की थी और उस पर कोई ताला नहीं था, पर उसके खोलने का तरीका अजीब था। 2 छेद थे, एक छोटा और एक बड़ा। ऊपर लिखा था, जिसने आधा सच समझा वह पूर्ण तिजोरी नहीं खोल सकता, और जिसने पूरा सच जाना वह आधे में ही सब पालेगा। बीरबल को याद आया, जहां उत्तर आधे हों वहां प्रश्न पूरे हो जाते हैं। यह तिजोरी वस्तु के लिए नहीं बनी, यह विचार के लिए बनी है। बीरबल बुदबुदाए। बीरबल ने उस छेद में आधा सिक्का रखा जो हिम्मतदास की वसीयत में दिया गया था, असली आधा सिक्का जो मालती को सौंपा गया था। सिक्का डालते ही एक क्लिक की आवाज आई और तिजोरी खुल गई। अंदर कोई स्वर्ण, रत्न या संपत्ति नहीं थी, बस एक पुरानी किताब थी जिस पर लिखा था, विरासत वह जो पीढ़ियों को बांधे नहीं बल्कि उन्हें मुक्त करे। किताब के पन्ने। बीरबल ने किताब के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक विचार लिखा था, जैसे किसी जीवन शास्त्र की थाती। यदि तुम किसी को सच देना चाहते हो तो उसे अधूरा दो। वह जब उसे पूरा करेगा तो वह उसका अपना बन जाएगा। संपत्ति से अधिक खतरनाक है विरासत, क्योंकि संपत्ति छीन सकते हैं पर विरासत में विश्वास आता है। आधे उत्तर कभी गलती नहीं होते, वे पूरे उत्तर से पहले का द्वार होते हैं। तभी बीरबल जब किताब पढ़ ही रहे थे, तभी एक पर्ची किताब से नीचे गिरी। उस पर बेहद सधे हुए अक्षरों में लिखा था, तुमने तिजोरी खोल ली, पर क्या तुम विरासत को बंद कर पाए? असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि आधे उत्तर देने वालों की दुनिया में अब एक और सवालकर्ता जन्म ले चुका है। बीरबल ने पर्ची को पढ़ा और कुछ पल के लिए शांत हो गए। यह किसी और की चाल है, और यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। उसी रात दरबार से दूर किसी अज्ञात स्थान पर एक छाया बैठी थी, वही जिसने पत्र भेजा था। उसके सामने एक और किताब खुली थी, उस पर लिखा था, प्रतिशोध, वो उत्तर जिसे कभी पूछा ही नहीं गया। उस व्यक्ति ने एक मोमबत्ती बुझाई और धीरे धीरे बोला,
बीरबल ने पहला ताला खोल दिया। अब देखने की बारी उसकी है, क्या वह खुद अपने उत्तरों को सह पाएगा? क्या विरासत की किताब बीरबल को नई दिशा देगी या यह महज एक जाल है? कौन है वह रहस्यमयी व्यक्ति जो उत्तर नहीं, सवालों से हमला करता है? क्या बीरबल सवालों से बच पाएंगे या किसी उत्तर से गिर जाएंगे? जाने। बीरबल और सवाल पूछने वाला अदृश्य दरबारी। उस रात बीरबल देर तक सोचते रहे। उनके सामने वो रहस्यमयी पर्ची पड़ी थी। असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि आधे उत्तर देने वालों की दुनिया में अब एक और सवालकर्ता जन्म ले चुका है। बीरबल ने अपना हाथ माथे पर टेका और बुदबुदाए। यह व्यक्ति सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि मानसिक लड़ाइयों का खिलाड़ी है। और यह मामला अब तर्क से कहीं आगे निकल चुका है। सुबह दरबार में एक नई हलचल। अगले दिन दरबार की स्थिति सामान्य नहीं थी। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी अदृश्य निगाह के साए में था। खास बात यह कि दरबार में एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। बिना किसी आज्ञा के दरबार के दरवाजे के बाहर हर सुबह एक नया प्रश्न चिपका होता। पहले दिन का सवाल, अगर उत्तर का मूल्य होता है तो क्या प्रश्न मुफ्त में आने चाहिए? दूसरे दिन, क्या सच वही होता है जो बोले जाने से डरता है? तीसरे दिन, जिसने कभी सवाल नहीं पूछा, क्या वह उत्तर का अधिकारी हो सकता है? बीरबल इन प्रश्नों को हर रोज पढ़ते और मुस्कराते। पर भीतर ही भीतर उन्हें पता था, इन सवालों के पीछे जो व्यक्ति है वो उन्हें किसी विचार युद्ध में खींच रहा है। अदृश्य दरबारी की पहचान। 3 दिन बाद बीरबल को एक बूढ़ा आदमी मिला। नाम था जगतराम। वह हिम्मतदास का बचपन का मित्र था। जगतराम, बीरबल जी, यह जो सवाल अब आ रहे हैं ये उसी से जुड़े हैं जिसे हम अदृश्य दरबारी कहते हैं। बीरबल चौंकते हुए, यह कोई उपनाम है? जगतराम, हाँ। दरबार में वर्षों पहले एक युवक था, तेज, अनोखा और हिम्मतदास से भी अधिक तर्कशील। लेकिन एक दिन वह दरबार से बाहर कर दिया गया। कारण उसने बादशाह से ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर दरबार में किसी के पास नहीं था। बीरबल, क्या सवाल था? जगतराम धीरे से। उसने पूछा था, अगर सच्चाई दरबार से निकल जाए तो क्या राजाज्ञा झूठ कहलाएगी? उसके बाद उसे पागल घोषित कर दिया गया और निकाल दिया गया। लेकिन वह गया नहीं, बस अदृश्य हो गया। चतुराई की टक्कर। बीरबल अब इस रहस्य से सीधे टकराने को तैयार थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक घोषणा की, कल दरबार में उस व्यक्ति का अभिनंदन होगा जो सबसे कठिन प्रश्न पूछ सके और उसका उत्तर दरबार में किसी के पास न हो। घोषणा के अगले दिन पूरे शहर से लोग आए। कई सवाल पूछे गए, पर हर सवाल का उत्तर या तो बीरबल के पास था या दरबारियों के पास। और फिर अंत में एक पुराना साधारण दिखने वाला व्यक्ति उठा। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में संकोच नहीं। वह बोला, मेरा प्रश्न है, अगर बीरबल ही अंतिम सत्य है तो क्या बीरबल को कभी झूठ बोलने का अधिकार है? पूरा दरबार सन्न। अकबर ने ध्यान से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, इसका उत्तर है हाँ। अगर सत्य को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े और अगर वह झूठ किसी और को सत्य की ओर ले जाए तो वह झूठ नहीं, एक साधन है। साधारण व्यक्ति मुस्कराया और बोला, तो तुमने मुझे पहचान लिया? बीरबल सिर झुकाते हुए, तुम अदृश्य दरबारी हो, वही जिसने हिम्मतदास को चुनौती दी थी और जिसे दरबार ने खो दिया था। टकराव नहीं, समाधान। अदृश्य दरबारी।
मैं कोई शत्रु नहीं था बीरबल। मैं बस चाहता था कि दरबार सवालों से डरे नहीं। पर यहाँ तो प्रश्नकर्ता ही अपराधी बना दिया गया। बीरबल, तुम्हारी चुनौती ने मुझे और दरबार को चेताया है। अगर दरबार में प्रश्नों की जगह न हो तो बुद्धि की मृत्यु निश्चित है। अकबर, और अगर किसी व्यक्ति ने इतने वर्षों तक केवल इसलिए अकेलेपन को चुना क्योंकि हम उसे नहीं समझ सके, तो यह दरबार की हार है। अकबर सिंहासन से उतरे और अदृश्य दरबारी के पास आए। अकबर हाथ जोड़ते हुए, दरबार में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी बुद्धि ने हमें आईना दिखाया है। विरासत का नया अर्थ। अदृश्य दरबारी अब दरबार का प्रश्न मंत्री बना, एक नई पदवी जो तय करती कि क्या दरबार हर दिन एक नया प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर समाज को दिशा दे सकता है। हिम्मतदास की किताब अब केवल एक विरासत नहीं बल्कि राज्य प्रश्नालय की पहली पुस्तक बनी जिसे हर नागरिक पढ़ सकता था। और बीरबल ने अंत में कहा, हिम्मतदास ने जिस आधे सिक्के को प्रतीक बनाया था वह दरअसल एक झरोखा था जिससे हम अपनी खुद की सोच को भीतर से देख सकें। कहानी का समापन। बीरबल ने अपनी कलम उठाई और हिम्मतदास की किताब के आखिरी खाली पन्ने पर लिखा, हर उत्तर एक दरवाजा है, पर हर प्रश्न एक चाबी। दरबार वही है जहां चाबियां खोली जाती हैं और दरवाजे पीछे नहीं आगे की ओर खुलते हैं। कहानी समाप्त हुई, पर अब हर सुबह दरबार के बाहर एक प्रश्न लिखा होता और शायद उस प्रश्न का उत्तर कोई बच्चा, कोई व्यापारी या कोई साधारण किसान देता, पर उसका असर पूरे राज्य को दिशा देता। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और टूटी हुई छतरी का रहस्य। बादशाह अकबर की सुबहें आमतौर पर एक ही तरह की होती थीं, भोर में उठना, नापतौल के हिसाब से सजी पगड़ी पहनना और दरबार में बीरबल की बातों पर मुस्कराते हुए दिन गुजार देना। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। उस दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। ना कोई संदेश, ना कोई सूचना, बस एक पुरानी टूटी हुई छतरी जो किसी ने दरबार के मुख्य सिंहासन पर रख दी थी। छतरी का कपड़ा फटा हुआ था, हैंडल मुड़ा हुआ और उस पर चिट लगी थी। जहां छाया गिरती है वहां सत्य खड़ा होता है। बादशाह अकबर छतरी को देखकर चौंके। क्या यह बीरबल की कोई नई चाल है या कोई संकेत? पहला संदेह, भीगे हुए पांव। अकबर ने छतरी को उठाया और उसकी पकड़ को देखा। हैंडल पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी बारिश से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि राजधानी में पिछले 7 दिनों से बारिश का नामोनिशान नहीं था। वजीर अब्दुल रहीम ने अनुमान लगाया, हुजूर, हो सकता है यह किसी गांव से आई हो जहां बीरबल गए हों। हो सकता है आपातकाल हो। अकबर, तो फिर सवाल यह नहीं कि बीरबल कहाँ है, सवाल यह है कि यह छतरी क्यों आई है। बीरबल की डायरी का पन्ना। दोपहर को महल के पुस्तकालय से एक सेवक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, बीरबल साहब की अध्ययनगृह में उनकी निजी डायरी खुली रह गई थी। बादशाह ने डायरी खोली। पन्ना कुछ इस प्रकार था, कल एक अजीब दरख्वास्त आई। कोई एक अजनबी दरबारी मिलने आया था। उसका नाम बताने से पहले उसने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो दिखता हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जिसे तुम नहीं देख सकते। उसने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो दरबार को बदल देगा। और फिर उसने मुझे एक टूटी हुई छतरी दी। अकबर, धीरे से, तो यह छतरी बीरबल को उसी आदमी ने दी थी। दरबार में आया नया चेहरा। अगले दिन दरबार में एक अजनबी पहुंचा, दुबला, ऊंचा, हल्का झुका कंधा, पर आंखें असामान्य रूप से चमकदार।
मुझे बीरबल की जगह नियुक्त कर दीजिए। सारा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर हंसते हुए, क्यों जनाब, आपके पास क्या योग्यता है? अजनबी, मेरे पास है वो उत्तर जो आप पूछ भी नहीं सकते, और वो छतरी जो आपने सिंहासन से उठाई वह मेरी दी हुई है। सन्नाटा। अकबर गंभीर होकर, तो तुम वही हो जिसने बीरबल को बुलाया था? अजनबी, मैंने उन्हें बुलाया नहीं, उन्हें सिर्फ ये दिखाया कि दुनिया सवालों से नहीं छायाओं से चलती है, और अब वे उस दुनिया में हैं जहां प्रश्न खुद उत्तर पूछते हैं। छाया की गली और गुमशुदा बीरबल। उसी शाम एक और सुराग मिला। बीरबल की एक जोड़ी चप्पल महल के पिछवाड़े की छाया वाली गली में मिली, एक तंग गली जहां सूरज की रोशनी दिन के किसी भी समय नहीं पहुंचती। गली की दीवार पर कोयले से लिखा था, छाया वहीं टिकती है जहां रोशनी पीछे हो जाती है। अकबर गहराई में सोच में पड़ गए। यह अजनबी कोई कवि नहीं, कोई चोर भी नहीं, यह कोई आईना है जो हमें हमारी सोच दिखा रहा है। दरबार का नाटक। अब अजनबी हर दिन दरबार में आने लगा, पर चुपचाप बैठता। अकबर ने उसे नजरअंदाज करना चाहा, पर धीरे धीरे वह दरबारियों के बीच चर्चाओं का केंद्र बनने लगा। लोग कहते, उसने अब्दुल रहीम से बेहतर उत्तर दिया, उसने मीर सादिक की शेरवानी के रंग तक बता दिए जबकि किसी ने पूछे भी नहीं थे। एक दिन उसने दरबार में चुपचाप खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य कहा, आप सब जो सोचते हैं कि बीरबल की बुद्धि सबसे ऊपर थी, तो फिर बीरबल कहाँ हैं? फिर वह चला गया। महल में आई एक नायिका। उसी रात एक अनजानी युवती महल में पहुंची। वह बोली, मैं बीरबल की भांजी हूं। उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी है जो उन्होंने अपने आखिरी ठिकाने से लिखी थी। चिट्ठी इस प्रकार थी, मुझे यहां बुलाया गया, नहीं खींचा गया। यह आदमी जिसे तुम अजनबी कहते हो, असल में कोई व्यक्ति नहीं, यह एक विचार है। यह विचार पहले मुझे आकर्षक लगा, पर अब मैं खुद को किसी ऐसे कमरे में पाता हूं जहां दरवाजे नहीं हैं। मैं उस दुनिया में हूं जहां छतरी नहीं बचाती बल्कि सवालों से भिगोती है। मुझे वापस लाने के लिए खुद को भिगोना पड़ेगा। बीरबल की वापसी की पहली सीढ़ी। अकबर ने ऐलान किया, जो इस रहस्य को सुलझाएगा और बीरबल को वापस लाएगा, उसे दरबार का सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाएगा। अजनबी ने उसी दिन एक और चिट्ठी दरबार में भेजी। अब तुम जान चुके हो, बीरबल को वापस लाने के लिए सवाल नहीं, खुद उत्तर बनना होगा। अगली सुबह जब सूरज उगेगा, बीरबल लौटने की पहली कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो, जो उसे लौटा सकता है वही खुद सवाल नहीं पूछ सकता। कहानी की उलझन। अब पूरा दरबार बीरबल की खोज में लग चुका था, पर बीरबल को खोजने का अर्थ अब सिर्फ एक व्यक्ति को खोजना नहीं, बल्कि एक विचार को वापस लाना था। और तब पहली बार अकबर ने खुद बीरबल के जैसी एक चतुर चाल सोची। उन्होंने पूरे नगर में एक घोषणा करवाई, जो भी जानता है कि छतरी कहां से टूटी थी, वह दरबार में आए। और ठीक अगली सुबह छाया वाली गली से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। क्या बच्चा सच में उस रहस्य को जानता है? क्या बीरबल अब भी जीवित हैं, या वह अब किसी विचार के पिंजरे में कैद हैं? और वह अजनबी, क्या वह बीरबल का ही दूसरा रूप है? जाने बीरबल और सवालों से भीगता हुआ शहर। छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र शायद 8 या 9 वर्ष रही होगी, नगाड़े की आवाज सुनते ही राजदरबार की ओर दौड़ पड़ा था। सिर पर पगड़ी बेतरतीब, एक जूती हाथ में, और आंखों में वो चमक जो सीधे बीरबल की चतुराई का कोई नया अध्याय खोल सकती थी।
बादशाह अकबर ने उसे ध्यान से देखा और पास बुलाया। अकबर, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ये टूटी हुई छतरी कहाँ से आई थी? बच्चा बिना डरे, हुजूर, ये छतरी तो मेरी माँ की है। लेकिन जब माँ की तबीयत खराब हुई तो एक अजनबी बाबा आए थे। उन्होंने कहा कि ये छतरी अब बीज है जिसे सिर्फ सूखी जमीन पर बोया जा सकता है। बीरबल की खोज में दरबार फिर से सिहर उठा। पुराने नगर की ओर। बच्चे ने बताया कि वह बाबा कहाँ रुके थे। नगर के बाहर पुराने रंगमहल की खंडहर कोठी में, जो बरसों से बंद पड़ी थी। कोई भी उधर नहीं जाता था क्योंकि कहते थे कि वहां शब्द गूंजते नहीं, निगल लिए जाते हैं। अकबर ने तुरंत ही एक दल रवाना किया जिसमें मीर सादिक, अब्दुल रहीम और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति शामिल थे। पर सबसे पहले उस दल के आगे चल रहा था वही बच्चा, बिल्कुल डर के बिना। रंगमहल की खामोशी। कोठी में घुसते ही सब चौंक गए। भीतर कोई दीवार सीधी नहीं थी, हर ईंट कुछ टेढ़ी थी, जैसे वह खुद ही एक सवाल बनकर खड़ी हो। दीवारों पर काले कोयले से वाक्य लिखे थे। सवालों से भागने वाले उत्तर नहीं खोते, खुद को खो देते हैं। बीरबल अब सोच से बाहर नहीं, सोच के भीतर हैं। यह जगह ध्वनि को पीती है पर सत्य को उगलती है। सबसे कोने में एक पुरानी टूटी हुई खाट पर पड़ा था एक दूसरा आदमी, गहरी नींद में। उसकी शक्ल कुछ कुछ बीरबल जैसी लगती थी, लेकिन चेहरा धंसा हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। बच्चा बोला, यही वो बाबा हैं जिन्होंने छतरी दी थी। एक अजीब प्रयोग। बीरबल नहीं थे, पर कमरे में कुछ था जो उनके जैसा सोचता था। दीवार के बीचों बीच एक आयताकार लकड़ी की मेज थी। उस पर एक बड़ा कागज चिपका था। जिसे बीरबल समझेगा वही उसे लौटाएगा। कागज पर एक लंबी पहेली थी, कोई आम पहेली नहीं, बल्कि एक सोचने वाली मशीन जैसी। अगर कोई विचार बोल नहीं सकता और बोलने वाला सोच नहीं सकता, तो किसे दोष दिया जाए? विचार को, वाणी को या चुप्पी को? दल के सारे सदस्य चुप। मीर सादिक बड़बड़ाते हुए, ये कोई जादूगरी है, किसी साजिश का हिस्सा। पर बच्चा धीरे से बोला, दोष देना तो तब होता है जब हार मान ली जाए। यह तो बीरबल को सोचने का रास्ता है। नगर की चुप्पी टूटती है। रात के समय जब अकबर को सारा हाल बताया गया तो उन्होंने अगली सुबह एक बड़ा ऐलान किया। अब नगर के हर चौक, हर चौराहे पर सवाल लिखे जाएंगे और हर व्यक्ति को हक होगा जवाब देने का, नहीं सोचने का। पूरा शहर एक प्रयोगशाला बन गया। दीवारों पर लिखा गया, तुम सुबह को क्या कहते हो जब तुमने रात को देखा ही नहीं? क्या गूंगे का सपना भी खामोश होता है? जो आवाज तुम सुनते नहीं, क्या वो है ही नहीं? अब अजनबी, जो पहले खुद को बीरबल का विकल्प बताता था, वो भी चुप था। वह अब दरबार नहीं आता। वह देख रहा था कि अब सवालों का शहर बन रहा था और शायद अब बीरबल को वापस लौटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीरबल की सोच लौट आई थी। बीरबल का पत्र। अकबर को कुछ ही दिन बाद एक संदूक नहीं बल्कि एक साधारण मिट्टी की मटकी मिली। उसमें पानी नहीं था, सिर्फ एक कागज तैर रहा था। कागज पर लिखा था, जहां सवालों से डर नहीं, वहां मैं हूं। जहां हर उत्तर एक आदेश नहीं, एक आमंत्रण है, वहां बीरबल है। लौटूंगा जब सवाल जवाब बन जाए और जवाब फिर सवाल पूछें। मैं मरे नहीं, मैं सिर्फ भीग गया हूं। कहानी की गहराई। बीरबल का कोई शव नहीं मिला, कोई निशान नहीं, पर नगर बदल चुका था। हर गली में बच्चे सवाल पूछते थे। हर बुजुर्ग अपनी चुप्पी पर शर्मिंदा नहीं, गर्वित था। और सबसे कोने में एक बूढ़ा बाबा खाट पर लेटा था,
वो रोज आंखें खोलता, एक नया सवाल सोचता और फिर मुस्कराकर कहता, अब बीरबल लौटेगा नहीं, अब हर कोई थोड़ा थोड़ा बीरबल हो गया है। क्या बीरबल वास्तव में लौटेंगे, या अब सवाल खुद चलकर दरबार में आएंगे? और वो 3 प्रश्न क्या हैं जो किसी भी बादशाह को बेदखल कर सकते हैं? जाने बीरबल और 3 प्रश्नों वाला कबूतर। नगर अभी भी उस अनोखे बदलाव के असर में था। हर गली में दीवारें बोलती थीं, हर बच्चा सवाल पूछता था और हर बुजुर्ग उन सवालों को मुस्कुराकर सुनता था। लेकिन इसी बदलाव की लहर के बीच एक सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। दरबार में उड़ता संदेश। दरबार में सभा चल ही रही थी कि एक कबूतर तेजी से अंदर घुसा। उसके पैरों में बंधी एक छोटी सी सिल्वर नली थी। सैनिकों ने कबूतर को पकड़ा, नली खोली और बादशाह अकबर के सामने एक छोटा सा पर्चा रखा गया। उसमें लिखा था, बीरबल का उत्तर अभी नहीं आया है, पर प्रश्न कबूतर बनकर उड़ चुके हैं। यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो बीरबल लौट आएगा। नहीं मिला तो अकबर भी एक सवाल बनकर इतिहास में खो जाएंगे। 3 प्रश्न ये हैं। अगर सत्य को कोई देख नहीं सकता तो झूठ किसका रूप है? अगर मौन एक भाषा है तो शोर किसका अनुवाद है? अगर राजा सबका होता है तो राजा खुद किसका होता है? सारी सभा सन्न। बीरबल की वापसी। उसी रात महल के सबसे ऊपरी कमरे में अकबर अकेले बैठे थे। उन्होंने वह तीनों उत्तर सामने रखे। फिर धीरे से बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें तलाशा, तुम्हारे जैसी बुद्धि नहीं मिली, पर अब लगता है तुम्हारी छाया नगर में बिखर गई है। अगर तुम लौट आओ तो यह नगर तुम्हारे प्रश्नों को पूजा करेगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दरवाजा खुला। वही पुराना, हल्का झुका हुआ, चतुर मुस्कुराता चेहरा। बीरबल। अकबर हैरान होकर, बीरबल, तुम कहाँ थे? बीरबल हंसते हुए, हुजूर, मैं कहीं नहीं गया था। मैं उस विचार में बस गया था जो अब नगर में हर ओर फैल गया है। मैं देखना चाहता था, क्या आप मुझे ढूंढते हुए खुद को पा सकते हैं? अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। दरबार फिर से रोशन। अगले दिन दरबार फिर सजा, और इस बार बीरबल के लिए नहीं, बल्कि प्रश्नों की शक्ति के लिए। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, अगर राजा और रंक में कोई फर्क है तो वो सिर्फ सवालों से सोचने की आजादी का है। अगर वो आजादी हर किसी को दे दी जाए तो हर आदमी बीरबल बन सकता है। कहानी का पूर्ण अंत। अब नगर पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां हर बच्चा बीरबल की तरह बोलता है, हर बुजुर्ग बीरबल की तरह चुप रहता है और हर दीवार बीरबल की तरह सवाल पूछती है। और बीरबल अब वह केवल दरबार का मंत्री नहीं, नगर की आत्मा है। यह कहानी समाप्त हुई। अगली कहानी, बीरबल और बेवकूफी से भरा झूला। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह उस दिन भी ज्ञान और चतुराई से जगमगा रहा था। पर मौसम कुछ अजीब था। हवा में खामोशी थी और बादलों में कुछ कुछ षड्यंत्र, जैसे हर चीज इंतजार कर रही हो। किसी गड़बड़ी का, किसी भूल का, किसी झूले की। दरबार में एक विचित्र मेहमान आया। नाम बताया, सेठ मदन लाल गोलगप्पा। सिर पर लाल साफा, आंखों में उतनी ही शरारत जितनी शक, और हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का झूला। जहां पनाह, उसने कहा, मैं ये झूला आपको भेंट देने आया हूं। यह कोई आम झूला नहीं है। इसमें जो बैठता है वो सच्चा नहीं रह पाता। अकबर ने पूछा, मतलब हुजूर? मदनलाल बोला कि इस झूले में जो भी झूलता है
उसके भीतर की सारी बेवकूफी बाहर आ जाती है, शब्दों में, भावों में, यहाँ तक कि कपड़ों की सिलवटों में भी। बीरबल मुस्कराया। तो तुम कहना चाहते हो कि यह झूला बेवकूफों को उजागर करता है? जी हाँ। और उस झूले में झूलकर कोई अपने को समझदार साबित कर दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति छोड़ दूंगा। अकबर मुस्कराए। बीरबल ने गहरी सांस ली और दरबार का माहौल हल्का सा गर्म हो गया। विवाद की शुरुआत। अकबर ने कहा, तो फिर इस झूले की परीक्षा होनी चाहिए। सेठ मदनलाल ने तुरंत लकड़ी का झूला सामने लाकर रख दिया। वह देखने में साधारण था, छोटा, हल्का और 4 रस्सियों से जुड़ा हुआ। लेकिन उसकी छाया कुछ अजीब थी, सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी घूमती थी। कौन झूलेगा पहले? अकबर ने पूछा। मंत्रीगण चुप, सैनिक पीछे हटे। कवि बहरों की चर्चा में व्यस्त हो गया। एकमात्र बीरबल था जो मुस्करा रहा था। जहां पनाह, बीरबल बोला, इस झूले को परखना है तो जनता को बुलाइए। दरबार में सब अपनी छवि बचाए रखते हैं। असली बेवकूफी तो तब दिखेगी जब लोग सहज होंगे। अकबर को विचार पसंद आया। आदेश दिया गया, नगर के प्रमुख चौराहे पर एक विशेष मंच बनाया जाए जहां यह झूला आम जनता के लिए रखा जाए। झूले का चमत्कार। अगले दिन से झूला खुला, नाम रखा गया बुद्धि का झूला। जो भी उसमें झूलता कुछ न कुछ अजीब बोलता। एक ब्राह्मण झूले पर चढ़ा और झूलते ही बोला, मैंने अपने पूरे जीवन में ज्योतिष नहीं पढ़ा, बस ताश के पत्तों से भविष्य बताता हूँ। एक व्यापारी चढ़ा और बोला, मैंने गेहूं में चावल मिलाकर पूरी मंडी बेची है। यह देख नगर में भीड़ लगने लगी। कभी कोई गीत गाता, कभी कोई खुद को बताता खरगोशों का राजा, और कभी कोई कहता, मैं दिन में उल्लू बनता हूं ताकि रात में चमकूं। बीरबल ये सब देख रहे थे पर चुप थे। बीरबल की चुप्पी। अकबर ने पूछा, क्या यह झूला सच में ऐसा कर रहा है? क्या यह जादू है? बीरबल बोला, यह जादू नहीं, समाज का आईना है। झूला नहीं बोलता, लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि झूला उन्हें सच्चा दिखा देगा। वे अपनी बेवकूफी खुद बाहर लाते हैं। सेठ मदनलाल परेशान हो उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो तुम कह रहे हो कि ये झूला कोई चमत्कार नहीं है? नहीं, बीरबल बोला, ये तो बस एक बहाना है जिससे लोग अपने भीतर की मूर्खता को सहजता से कबूल कर लेते हैं। अकबर गहरे विचार में डूब गए। झूले का दूसरा चरण। लेकिन झूला यहीं नहीं रुका। अब झूले में झूलते ही लोग अजीब हरकतें भी करने लगे। कोई जमीन चाटने लगता, कोई नाचता हुआ बतख बनने की कोशिश करता। और फिर एक दिन एक कवि झूले में चढ़ा और चिल्ला उठा, बीरबल ही असली बेवकूफ है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल मुस्कराए। क्यों भाई, तुम्हें कैसे पता? कवि बोला, क्योंकि जो खुद झूले में नहीं चढ़ा वही सबसे बड़ा डरपोक है। जो डरपोक है वही मूर्ख है। और मूर्ख? बस, बीरबल ने हाथ उठाया, मैं झूलूंगा। बीरबल झूले में। जब बीरबल झूले में बैठे, सन्नाटा छा गया। झूला धीरे धीरे हिल रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट। बीरबल ने आंखें बंद की और झूले में झूलते हुए कहा, मैंने दरबार में एक बार समोसे के साथ गुलाब जामुन खाया था और मैंने उससे भी मजा लिया, क्योंकि उस दिन मेरे मन में कोई जजमेंट नहीं था। दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर बीरबल ने दूसरा झूला लिया, वही झूला, और कहा, मुझे भी लगता है मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि जो खुद को कभी मूर्ख नहीं मानता वो कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। अकबर खड़े हो गए। तालियां बजने लगीं। एक नई चुनौती।
पर उसी शाम सेठ मदनलाल फिर दरबार में आया। बीरबल, तुमने इस झूले का रहस्य तो खोल दिया, लेकिन क्या तुम इसे बंद भी कर सकते हो? क्यों नहीं, बीरबल ने कहा। तो फिर एक काम करो, मदनलाल बोला, इस झूले को लेकर 5 अलग अलग गांवों में जाओ, वहां झूला झुलवाओ। अगर वहां भी लोग अपनी मूर्खता जाहिर कर दें, तो मैं खुद मान जाऊंगा कि समाज झूले से नहीं, अपने डर से झूलता है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल, जाओ, लेकिन ध्यान रहे इन गांवों में लोग सीधे हैं, सरल हैं। अगर तुमने उन्हें बेवकूफ बना दिया तो यह प्रयोग असफल माना जाएगा। बीरबल मुस्कराए। जहां सवाल होते हैं वहां जवाब मिलते ही हैं, और जहां जवाब नहीं मिलते वहां झूला भी सिर्फ रस्सी बनकर रह जाता है। झूले की यात्रा शुरू हुई। क्या 5 गांवों में सच सामने आएगा? क्या झूला केवल एक भ्रम है या बीरबल की अगली चाल? और क्या किसी गांव में झूला बीरबल को खुद पर शक करने पर मजबूर करेगा? पढ़िए, बीरबल और झूले में उल्टा लटकता तर्क। 5 गांव, 5 दिन, एक झूला और बीरबल। सेठ मदनलाल का दिया हुआ चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव अब दरबार की दीवारों से निकलकर नगर के बाहर के उन इलाकों तक जा पहुंचा था जहां बीरबल अब तक केवल कहावतों और किस्सों में पहुंच पाए थे। बीरबल ने एक बैलगाड़ी में वही झूला रखा और निकल पड़े। उनके साथ था बस एक सैनिक, एक नक्काल और एक चुप रहने वाली किताब। अकबर ने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, अगर तुम झूला लेकर लौटे तो हम हंसेंगे, लेकिन अगर झूला तुम्हें लेकर लौटा तो समझ लेंगे कि तुम्हें झूलते देखना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पहला गांव उल्टापुर। नाम जैसा था, गांव भी वैसा ही। यहां लोगों की आदत थी सब कुछ उल्टा करने की। बीरबल जैसे ही वहां पहुंचे, सरपंच ने उनका स्वागत पीठ मोड़कर किया और लोग बैठने के बजाय दीवारों से टंग गए। बीरबल मुस्कराए। झूला लगाया गया। पहला झूलने वाला गांव का शिक्षक। झूला झूलते ही उसने बोला, मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, बस उन्हें सूंघकर समझता हूं। दूसरा गांव की वैद्याएं। उसने कहा, मैं हर बीमारी का इलाज खांसी से करती हूं। अगर मरीज को खांसी नहीं हो रही तो मैं उसे खांसी लाने की दवा देती हूं। तीसरा गांव का गायक। मैं बेसुरा नहीं हूं, सुर ही मुझसे डरते हैं। बीरबल ने कहा, यह गांव तो पहले ही झूल रहा है, इस झूले ने बस उसे थोड़ी हवा दी है। दूसरा गांव चुपगांव। यहां के लोग बोलते ही नहीं थे। 50 साल से किसी ने किसी से कोई संवाद नहीं किया। बीरबल ने झूला लगाया। पहला व्यक्ति चढ़ा, झूलने लगा, कुछ नहीं बोला। दूसरा चुप, तीसरा चुप। फिर एक 12 साल की लड़की झूले में बैठी और हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे पूरे गांव ने एक साथ चिल्ला दिया हो। फिर वो बोली, मेरे पिताजी बोलना जानते हैं पर दादी नहीं बोलने देती। सारा गांव हंस पड़ा। बीरबल बोला, यह झूला नहीं, बहाना है। यह बोलने का कारण नहीं देता, सुनने का बहाना देता है। तीसरा गांव सही गांव। यहां हर चीज सही थी। घड़ी का समय सही, गिनती सही, आदमी सही, कपड़े सही। बीरबल को देखकर सब बोले, आप देर से आए। 4 मिनट 32 सेकंड। यह अस्वीकार्य है। बीरबल ने झूला लगाया। कोई झूलना नहीं चाहता था। सरपंच बोला, हम में कोई बेवकूफ नहीं है। बीरबल बोला, तो क्या आप बुद्धिमान हैं? जी बिल्कुल। तो ये झूला ही क्यों झूले? सरपंच चुप। फिर बीरबल खुद झूले में बैठ गए और बोले,
मैंने जो सोचा था कि यह झूला मूर्खता निकालता है वह गलत था। यह तो समझदारी छीनता है। अब सरपंच खुद चुप हो गया। चौथा गांव दरहापुर। यहाँ के लोग डरते थे, सवालों से, जवाबों से, झूलों से भी। बीरबल ने झूला लगाया, कोई पास नहीं आया। उन्होंने कहा, अगर कोई झूले में बैठा तो उसे सोने की मोहर मिलेगी। अब भी कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, अगर कोई नहीं बैठा तो पूरा गांव जेल जाएगा। सारे गांव वाले एक एक करके झूलने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर बीरबल ने झूले के पास एक दर्पण रख दिया। अब जो भी झूलता उसे अपना ही चेहरा दिखता। तभी एक वृद्ध झूला झूलते झूलते रो पड़ा। बीरबल ने पूछा, क्यों? वृद्ध बोला, मैं डरता नहीं था, बस मुझे याद नहीं रहा था कि बोलना कैसे होता है। पांचवा गांव भटकपुर। यह गांव नहीं था, एक प्रश्न था। हर रास्ता किसी और रास्ते से कटता था, हर घर एक जैसा, हर चेहरा भ्रमित। बीरबल को रात लग गई यह तय करने में कि झूला कहाँ लगाया जाए। झूला लगाया। एक पागल औरत आई, झूले में झूलते हुए उसने कहा, मैंने अपने सारे सवालों को एक थैले में बंद कर रखा है। रोज रात उन्हें बाहर निकालती हूँ और लड़ाई करवाती हूँ। फिर एक किसान आया, बोला, मुझे लगता है ये झूला नहीं, मेरी माँ का सपना है। और फिर एक बच्चा आया। झूला झूलते ही उसने कहा, ये झूला नहीं है, ये तो बीरबल है। बीरबल चौंक पड़े। क्या कहा तुमने? हाँ, बच्चा बोला, ये झूला सवाल नहीं करता, ये बस सुनता है, जैसे आप करते हैं। वापसी का रास्ता। 5 गांव, 50 झूले, सैकड़ों शब्द, हजारों भावनाएं। अब बीरबल लौट रहे थे, पर इस बार झूला खाली नहीं था। उसे उठाए जा रहा था वो बच्चा, जो कहता था, ये झूला तो बीरबल है। अब जब झूला दरबार में लौटेगा, क्या वह एक विचार बनकर सम्राट को बदल डालेगा? क्या झूला लोगों को हंसाने के बजाय सोचने पर मजबूर करेगा? क्या बीरबल के सामने झूला एक सवाल बन जाएगा? जानिए, बीरबल और राजा बनता झूला। बीरबल की वापसी किसी युद्ध विजेता जैसी नहीं थी, लेकिन उनके साथ लौटे अनुभव दरबार की जमीन को हिला देने वाले थे। बैलगाड़ी में वही पुराना झूला था, अब थका हुआ, लेकिन उसके चारों कोनों में 5 गांवों की सच्चाइयों की जड़ें बंध चुकी थीं। बादशाह अकबर दरबार में पहले से मौजूद थे, उत्सुकता में बैठे नहीं टिक पा रहे थे। जैसे ही बीरबल अंदर आए, अकबर ने पूछा, तो क्या साबित कर पाए तुम कि ये झूला केवल लोगों की कल्पना का खेल है? बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, मैंने ये साबित किया कि ये झूला कुछ नहीं करता। लोग खुद से सब कुछ करवा लेते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि झूला बस एक माध्यम है, एक बहाना, जिसमें बैठते ही लोग वो बनने की आजादी महसूस करते हैं जो वो होते तो हैं, पर कह नहीं सकते। झूले में बैठकर लोगों ने मूर्खता नहीं की, उन्होंने ईमानदारी दिखाई। डर भी, हास्य भी, सच्चाई भी। अकबर गहराई से सोचने लगे। उसी समय वही बच्चा जो बीरबल के साथ आया था, दरबार में झूले पर चढ़ गया। मैं बोल सकता हूं? उसने मासूमियत से पूछा। अकबर ने इशारा किया, हाँ बोलो। बच्चा झूलते झूलते बोला, अगर राजा को कोई सच नहीं कह सकता तो राजा भी झूले में बैठकर खुद को सुन सकता है। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, यही बात 5 गांवों में गूंज रही थी। वहां हर किसी ने जो बोला वो उनके भीतर से आया, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस झूले ने कुछ सिखाया नहीं,
सिर्फ दिखाया। अकबर कुछ कहने ही वाले थे, तभी भीड़ में से वही सेठ मदनलाल गोलगप्पा सामने आया। जहां पनाह, वो बोला, मेरा वादा था कि यदि ये झूला लोगों को बेवकूफ नहीं बनाए बल्कि उन्हें खुद से जोड़ दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति छोड़ दूंगा। बीरबल मुस्कराए, तैयार हो जाइए सेठ जी, अब आपकी सबसे बड़ी संपत्ति यही झूला होगा। अकबर ने आदेश दिया, इस झूले को हमारे राजमहल के बाहर स्थापित किया जाए, कोई भी कभी भी यहां आकर झूल सके और जो भी झूलकर कुछ कहना चाहे वो कह सके, बिना डर के, बिना दंड के। अगली सुबह से दरबार के बाहर लंबी लाइन लगने लगी। सैनिक नहीं रोकते थे, मंत्री नहीं टोकते थे। झूला अब किसी राजा का सिंहासन नहीं, जनता की आवाज बन चुका था। कभी एक गरीब औरत आकर कहती, मैं बीरबल से मिलना चाहती हूं क्योंकि वो सुनता है। कभी एक नौजवान कहता, मैं राजा से सवाल करना चाहता हूं और जवाब भी देना चाहता हूं। कभी कभी बच्चे झूलते झूलते गाना गा उठते, जो डर गया वो झूला नहीं झूल सकता। अंतिम दिन, एक दिन बीरबल ने देखा अकबर खुद चुपचाप झूले पर झूल रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरा दरबार चुप। झूलते झूलते अकबर बोले, मैं बादशाह हूं, लेकिन मैं भी कभी कभी डरता हूं, सही फैसला लेने से, असहमतियां सुनने से, खुद से सवाल करने से। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया, और यही आपको महान बनाता है जहांपना। जो झूल सकता है वही राज कर सकता है। और उस दिन के बाद झूला दरबार का हिस्सा नहीं रहा, वो सम्राट का दर्पण बन गया। अब वो हर राजकीय निर्णय से पहले वहां झूलते थे, ताकि निर्णय से पहले अपनी सोच को परख सकें। झूला अब बुद्धि का झूला नहीं, राजा बनता झूला बन गया था। जब समाज को बोलने का, सुनने का और खुद को समझने का माध्यम मिल जाता है तो वहां राज नहीं, संवाद होता है। और जहां संवाद होता है वहीं असली शासन फलता है। अगली कहानी, बीरबल और बंदर का शादी का कार्ड। एक सुबह दरबार में जैसे ही शहनाई नहीं बजी, बीरबल समझ गए कि आज कुछ अजीब जरूर होने वाला है। यूं तो बीरबल अजीबियों के कलेक्टर माने जाते थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। किसी सिपाही ने एक बंदर को दरबार में घुसने दिया था और वो बंदर सीधा बादशाह अकबर की गोद में कूद गया, एक सुंदर सा शादी का कार्ड लेकर। दरबार में सन्नाटा। बादशाह अकबर ने कार्ड को उलट पलट कर देखा, फिर ठठाकर हंस पड़े। बीरबल, लगता है तुम्हारा कोई ससुराल बंदरों में भी बन गया है। बीरबल मुस्कराए, लेकिन उनकी आंखें कार्ड पर थीं। वो कार्ड सुनहरे पत्तों से बना था, उस पर लिखा था, आमंत्रण पंडित चंचलनंद उर्फ काला बंदर और सुंदरी देसी बंदरिया के विवाह समारोह में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। स्थान रामबाग आम के बाग में। समय पूर्णिमा की रात। कृपया केले लेकर आए। बीरबल ने कार्ड को पढ़ते पढ़ते कहा, जहां पनाह, ये मजाक नहीं है। कोई जानबूझकर हमें एक विचित्र मगर सटीक संदेश भेज रहा है। अकबर बोले, क्या संदेश? ये तो बंदरों की बारात है। नहीं, बीरबल बोले, ये किसी बहुत बड़ी चाल का हिस्सा हो सकता है। हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम मतलब तुम और मैं? जी, और पूरी दरबारी टोली। विवाह में अद्भुत बारात। पूर्णिमा की रात रामबाग आम के बाग में बीरबल, अकबर और खास मंत्रीगण के साथ पहुंचे। चारों ओर आम के पेड़ लहराते, हवा में अजीब सा धुन, बांसुरी और मृदंग की आवाजें। लेकिन कोई इंसान नहीं, सिर्फ बंदर। सचमुच एक सुंदर मंडप सजाया गया था। बंदर दूल्हा एक लाल गुलाब पहने, पान चबाते हुए सामने बैठा था। बंदर दुल्हन पायल बांधे,
मुंह में आम की गुठली लिए एक पत्ते पर बैठी थी। और हाँ, कोई शक नहीं था, विवाह विधि पूरी चल रही थी और सारे नियमों के साथ। दरबारियों की आंखें फटी की फटी। बीरबल शांत थे। वे हर तरफ नजर दौड़ा रहे थे। तभी उन्हें एक बात समझ आई, सारे बंदरों की गर्दन पर हल्के से वही रंग था जो चित्रापंथी रंगकारों का प्रिय माना जाता था। बीरबल फुसफुसाए, ये बंदर असली हैं, लेकिन इनके पीछे कोई कलाकार है जो जानबूझकर यह तमाशा कर रहा है। तमाशा क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि जहांपनाह, कला के नाम पर अगर हमें कोई बंदर बना रहा है तो पीछे जरूर कोई छुपा व्यंग्य है। व्यंग्य? मुझ पर? या शायद पूरे दरबार पर? कला मंडली का रहस्य। शादी के बाद एक बंदर पंडित ने आकर एक पत्ता दिया, एक और निमंत्रण। अब आप नवविवाहित युगल के पहले नाटक में आमंत्रित हैं। नाम बुद्धिमानों की बारात। स्थान वही रामबाग। वक्त अभी। अकबर भड़क उठे, बुद्धिमानों की बारात? ये क्या मजाक है? बीरबल हंसे, किसी कलाकार का चुपचाप ताना है। हमें देखना चाहिए। नाटक शुरू हुआ। और क्या अद्भुत तमाशा था। बंदर मनुष्यों का अभिनय कर रहे थे। एक बंदर राजा बना जो केवल अपने कान खुजाता था। दूसरा मंत्री जो हर बात पर ताली बजाता था। तीसरा प्रजा जो मुंह पर ताला लगाकर चलता था। और बीरबल, एक बंदर जो हर बात पर मैं जानता हूं कहता और पीछे से केले चुराता। पूरा दरबार जल उठा, ये तो हम पर सीधा व्यंग्य है। बीरबल मुस्कराए, यह नाटक नहीं, एक गुस्से की चिट्ठी है। लेकिन भेजा किसने? वही पता लगाना है। सुराग जो छूटे। नाटक के पर्दे के पीछे के बांस राजशाही कारखाने के थे। रंगों की महक वही थी जो चित्रापंथी के पुराने कलाकार इस्तेमाल करते थे। और अंतिम पत्ते पर लिखा था, जहां बुद्धि बिकने लगे वहां बंदर ही राजा बनते हैं। बीरबल गंभीर हो गए। यह कोई कलाकार है जो कभी दरबार में रहा होगा, पर अब विद्रोही बन चुका है। यह नाटक एक चेतावनी है कि हम दरबारी कहीं भूल का शिकार हो रहे हैं। बीरबल की खोजी चाल। बीरबल ने नाटक का सहनिर्देशन करने वाले बंदरों में से एक को फुसलाया। उसे केला और शहद देकर दोस्ती की। वो बंदर एक चिट्ठी गिरा गया, मैं लौटूंगा अगले अमावस्या को। और तब एक असली दरबार होगा बंदरों के साथ, जहां सवाल पूछे जाएंगे, जवाब नहीं मिलेंगे, बस चिट्ठियां होंगी और तुम्हारा सच। बीरबल चौंक गए। यह कोई पुराना दरबारी है जिसे दरबार से निकाला गया था। शायद एक विद्रोही कलाकार जो आज भी अपनी कला के जरिए हम पर व्यंग्य करता है। अकबर बोले, क्या नाम है उसका? बीरबल बोले, शायद चित्रलाल। वो चित्रापंथी का सबसे तेज कलाकार था, जो एक बार बादशाह की तस्वीर में नाक छोटी बना बैठा था। अकबर याद करते हुए बोले, हाँ, उसे तो देश निकाला दे दिया गया था। बीरबल बोले, वो वापस आ गया है और अब बंदरों के जरिए हमें आईना दिखा रहा है। जब चित्रलाल बंदरों की सभा बुलाएगा और बीरबल को ही बंदर साबित करने की कोशिश करेगा, क्या बीरबल अपनी बुद्धि बचा पाएंगे या बन जाएंगे चित्रलाल की कला का हिस्सा? जानिए, बीरबल और बंदरों की दरबारी परीक्षा। अमावस्या की रात थी। चांद आसमान से गायब था और राजधानी के एक छोर पर बसे रामबाग आम के बाग में हलचल तेज थी। लेकिन इस बार दरबार नहीं बल्कि बंदरों की दरबार सभा सज रही थी। यह कोई मजाक या तमाशा नहीं था। यह एक सोच समझकर रचा गया व्यंग्यात्मक मंच था
और उसका सूत्रधार था वो रहस्यमय कलाकार चित्रलाल, जो बरसों पहले दरबार से निष्कासित कर दिया गया था और अब अपनी सबसे बड़ी चाल में बीरबल को भी उलझाने निकला था। एक अलग दरबार की स्थापना। दरबार की तरह पंक्तियां सजी थीं। मंच पर एक लंबा सा झूला, लेकिन उस पर कोई बादशाह नहीं, सिर्फ एक बंदर बैठा था, जिसके सिर पर मोरपंखी ताज था और गर्दन पर चमकदार हार। बीरबल को देखते ही बंदर उछला और उसने सामने पत्तों से बना तख्त लाकर रख दिया। एक और बंदर मृदंग बजाने लगा। तभी झाड़ियों से निकलकर आया चित्रलाल। लंबे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, कंधे पर रंगीन झोला और आंखों में आग। स्वागत है बीरबल, या कहूं वर्तमान के सबसे बड़ा अभिनेता। आइए आइए, अब आपके अभिनय की परीक्षा है। बीरबल मुस्कराए। चित्रलाल, तुम्हारा नाटक बहुत सुंदर था, लेकिन मैं मंच नहीं, वास्तविकता की दुनिया में रहता हूं। वास्तविकता? चित्रलाल हंसा, जहां बादशाह सवालों से डरते हैं और दरबारी केवल हंसते हैं। कम से कम हम हंसी से डरते नहीं, बीरबल बोले। तो फिर आज इस दरबार में तुम्हें बंदरों की दरबारी परीक्षा में भाग लेना होगा। पहला दौर, बंदर बुद्धि या मानव मूर्खता। चित्रलाल बोला। पहली परीक्षा है, एक कहानी सुनाई जाएगी जिसमें 5 गलतियां होंगी। जो व्यक्ति उन 5 को पहचान ले वो बुद्धिमान कहलाएगा, लेकिन जो बंदर उन्हें पकड़ ले वो सच्चा दर्शक कहलाएगा। कहानी सुनाई गई एक राजा की, जो रोज आईना देखता था लेकिन खुद को कभी बूढ़ा नहीं मानता था। बीरबल ने सुनते ही कहा, गलतियां। 1, राजा आईना देखता था लेकिन आत्ममंथन नहीं करता था। 2, वो वृद्ध होता था लेकिन निर्णय युवा भावनाओं से लेता था। 3, दरबार चुप रहता था, यानी दरबार निर्जीव था। 4, कवि को सजा दी गई क्योंकि उसने सच बोला। 5, और सबसे बड़ी, राजा को कभी कोई प्रश्न नहीं करता था। बंदरों में उथल पुथल मच गई, लेकिन तभी एक छोटा बंदर उछलकर आया और उसने पत्ते पर खींचे 5 चिन्ह दिखाए, जो वही 5 गलतियां थीं। चित्रलाल तालियां बजाने लगा। मान गया बीरबल। अब दूसरा दौर। दूसरा दौर, सत्य का मुखौटा। चित्रलाल ने 5 मुखौटे सामने रखे। 1, बादशाह। 2, दरबारी। 3, साधु। 4, व्यापारी। 5, भिखारी। तुम्हें बिना देखे एक मुखौटा पहनना है और सभा के सवालों का जवाब उसी किरदार की तरह देना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम किसी और की तरह बोलोगे तो बंदर तुम्हें पहचान लेंगे। बीरबल ने आंखें मूंदी और एक मुखौटा पहन लिया। तभी पहला सवाल आया, आपका कोई रिश्ता गरीबों से है? बीरबल बोले, मैं वही हूं जो गरीब को देखकर रास्ता बदलता नहीं, बल्कि उसकी आंखें पढ़ता हूं। बंदर चिंघाड़ उठे, झूठ। यह बादशाह नहीं हो सकता, यह साधु भी नहीं, यह भिखारी भी नहीं, यह तो बीरबल ही है। चित्रलाल हंसा। बिल्कुल, तुमने भिखारी का मुखौटा पहना था, लेकिन जवाब दिया दार्शनिक की तरह। एक बार फिर तुम पकड़े गए। बीरबल ने मुस्कराते हुए मुखौटा उतारा और कहा, कभी कभी सच की पहचान कपड़े से नहीं, सच्चाई से होती है। और सच्चाई को बंदर भी पकड़ सकते हैं, अगर नीयत साफ हो। तीसरा दौर, केला या कटाक्ष। चित्रलाल गंभीर हुआ। तीसरा और अंतिम दौर, तुम्हें एक निर्णय लेना है। यहां 2 केले हैं, एक नकली, एक असली। तुम्हें एक बंदर को वो देना है जो उसे बेहतर बनाए, और अगर तुमने गलत दिया तो वो बंदर बोलेगा, बीरबल मूर्ख। बीरबल ने केले देखे, दोनों एक जैसे। तभी उन्होंने देखा, बंदर जो सामने बैठा था
उसके नाखून बहुत साफ थे, एक कलाकार की तरह। बीरबल ने नकली केला उठाया और सामने वाले बंदर को दे दिया। बंदर ने उसे सूंघा, फिर फेंक दिया और चिट्ठी उठा लाया। चिट्ठी में लिखा था, तुमने नकली देना चुना क्योंकि तुम जान गए थे कि असली बंदर नहीं मैं हूं। पर सवाल ये है, असली कौन है? मैं जो बंदरों में छिपा या तुम जो इंसानों में खेला? चित्रलाल सामने आया, ताली बजाते हुए। बीरबल, तुम्हें हर परीक्षा में जीत मिली, लेकिन मैं वापस आऊंगा जब तुम दरबार में असली बन जाओगे और मैं नकली। क्योंकि यही है कला, जहां नकल में ही असलियत छिपी है। बीरबल की उलझन। बीरबल लौटते समय सोच में डूबे थे। चित्रलाल ने जो किया वो केवल व्यंग्य नहीं था, वो दरबार के ठहरे जल में फेंका गया पत्थर था। क्या हम सब धीरे धीरे दिखावे में बहते जा रहे हैं? क्या किसी बंदर का सच हमारी चुप्पियों से बड़ा है? अकबर ने पूछा, क्या वह फिर आएगा? बीरबल बोले, नकाब बदलकर, रूप बदलकर। पर हां, वह जरूर आएगा। जब किले की दीवारों पर अचानक ऐसे चित्र उभरने लगेंगे जिनमें दरबारियों की असलियत उघड़ने लगेगी। और हर चित्र एक रहस्य बनेगा, किसने बनाया, क्यों? और क्या बीरबल खुद भी उसमें कैद हो चुके हैं? बीरबल और गुमनाम चित्रों की साजिश। इससे पहले चित्रलाल नामक निष्कासित कलाकार ने बंदरों के जरिए बीरबल और दरबार पर व्यंग्य किया। उसने दरबार को अपनी दरबारी परीक्षा में उलझाया और चुनौती दी कि अगली बार नकाब के पीछे से सच्चाई उघाड़ी जाएगी। अध्याय 1, दीवारों की बोलती तस्वीरें। आगरा के राजमहल में अचानक हलचल मच गई थी। महल की भीतरी दीवारों पर एक रात रहस्यमय चित्र उभरने लगे। चित्र कोई आम पेंटिंग नहीं थे, ये हूबहू दरबारियों के चेहरे थे, मगर उनके हावभाव व्यंग्यात्मक। सेनापति हकीम खां को एक चित्र में डरते हुए अपने ही तलवार से बचते दिखाया गया। कोषाध्यक्ष भोलानाथ को तिजोरी की चाबी निगलते हुए। और बीरबल, उन्हें एक चित्र में दिखाई दिया, आंखें मूंदकर बंदरों के बीच भाषण देते हुए, जबकि पीछे उनकी पगड़ी उड़ रही थी। अकबर ने चित्र देखे और झुंझलाकर कहा, ये हमारे महल की दीवारें हैं या किसी विदूषक की गैलरी? बीरबल गंभीर थे। जहां पनाह, ये चित्र बनाने वाला कलाकार कोई मामूली नहीं, ये वही है। चित्रलाल। अकबर बोले, पर यह कैसे संभव है? राजमहल में बिना किसी को दिखे। बीरबल बोले, जहां कला की स्याही होती है वहां चुप्पी की दीवारें भी बोल उठती हैं। इस बार हमें केवल जवाब नहीं, कार्रवाई भी करनी होगी। अध्याय 2, रंगों की रहस्यमयी भाषा। बीरबल ने दरबारियों की बैठक बुलाई और एक प्रयोग करवाया। उन्होंने चित्रों को गीले कपड़े से पोंछने की कोशिश की, पर चित्र न हटे। फिर उन्होंने हल्का गर्म पानी छिड़का, कुछ रंग बहने लगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही। बीरबल मुस्कराए। चित्रलाल ने एक विशेष रंगछाया मिश्रण का प्रयोग किया है, जो केवल चांदनी रात और हल्के ताप से प्रकट होता है। इसका मतलब वह महल में किसी पूर्णिमा की रात आया होगा। इतने में रक्षक दल का सिपाही बोला, हुजूर, पिछले पूर्णिमा की रात रामबाग से कोई बैलगाड़ी महल की पिछली दीवार तक आई थी, लेकिन कहा गया वह आम की टोकरी लेकर आया है। बीरबल ने तुरंत आम की टोकरी की जांच करवाई। आम नहीं, रंगों से सने कपड़े, पुराने ब्रश और पिघले हुए मोम के टुकड़े मिले। अब यह तय था, चित्रलाल ने अपने चित्रों से दरबारियों की सच्चाइयां उघाड़ दी थीं। पर कैसे? अध्याय 3, पगड़ी की परतों में। बीरबल ने उन चित्रों की जांच की जो उनकी खुद की छवि पर आधारित थे। हर चित्र में उनकी पगड़ी अलग तरह से लहराती थी, एक में उल्टी, एक में नीचे गिरती हुई, एक में तिरछी।
ये संयोग नहीं, ये संकेत हैं। बीरबल ने पगड़ी को अलग अलग कोनों पर घुमा घुमा कर देखा। पगड़ी की भीतर की सिलाई में स्याही के धब्बे मिले और वहां छुपा था एक लघु स्केच, चित्रलाल का हस्ताक्षर। बीरबल समझ गए, चित्रलाल उन्हें चुनौती नहीं दे रहा, वो उन्हें खींच रहा है एक अंतिम पेंटिंग की ओर। अध्याय 4, आखिरी पेंटिंग की तलाश। एक गुप्त चिट्ठी दरबार में पहुंची। अगर सच में खुद को बीरबल मानते हो तो अंतिम चित्र को पूरा करने आओ, उसी दीवार के पास जहां कभी मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई थी। लेकिन इस बार रंग तुम्हारे हाथों में होंगे। बीरबल अकेले रामबाग की उस दीवार तक गए जहां वर्षों पहले उनका राजकीय चित्र बनाया गया था। वहां अब एक अधूरी छवि थी, एक दरबारी जिसकी आंखें खाली थीं, हाथ में ब्रश और सामने एक कैनवास। चित्रलाल वहीं था, दीवार के नीचे बैठा, थका लेकिन मुस्कुराता हुआ। तुम आ ही गए। बीरबल बोले, कला व्यंग्य है पर सम्मान भी है। तुमने जो किया वह दरबार की आत्मा हिला गया। चित्रलाल ने ब्रश बढ़ाया, तो इसे पूरा करो। वो चेहरा बनाओ जो दरबार का असली चेहरा है। बिना ताज, बिना तमगे, बस सच्चाई। बीरबल ने ब्रश उठाया। अध्याय 5, अंतिम रेखा। बीरबल ने चित्र में वह चेहरा बनाया, थका हुआ, विचारमग्न, लेकिन आंखों में प्रश्नों की आग। उसने नीचे लिखा, मैं बीरबल हूं, लेकिन अगर मैं सच न बोल सकूं तो केवल रंग हूं, और रंग समय के साथ फीके हो जाते हैं। चित्रलाल खामोश हो गया। उसने दीवार पर हाथ रखा, आंखें मूंदी और कहा, अब मैं जा रहा हूं बीरबल। मुझे दरबार की जरूरत नहीं। अब तुमने दरबार को खुद से बड़ा बना दिया है। और चित्रलाल जैसे हवा में घुलता हुआ चला गया। अंतिम दृश्य, एक सच्चा चित्र। अकबर ने वो चित्र देखा। कोई जयकार नहीं, कोई ताली नहीं, बस एक शांति और दीवार पर बीरबल की वो आंखें जो अब दरबार की आत्मा बन चुकी थीं। अब क्या सोच रहे हो बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, अब सोच रहा हूं कि अगली बार जब कोई चित्र उभरे तो उसमें हम हों, लेकिन केवल ताज पहनकर नहीं, सच्चाई लेकर। कहानी समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और हंसती हुई कंगनी। दरबार के उस दिन का माहौल कुछ अलग था। अकबर जहां हमेशा गंभीर और विचारशील रहते थे, वहीं आज उनकी हंसी महल के गलियारों तक गूंज रही थी। दरबारियों की नजरें अकबर की ओर थीं, लेकिन उनकी आंखों में भी हैरानी थी कि आखिर बादशाह क्यों इतने खुश हैं। बीरबल भी उस खुशी का कारण जानने के लिए उत्सुक था। उन्होंने दरबार के माहौल को महसूस करते हुए अकबर के पास जाकर पूछा, जहांपनाह, आज आपका हंसना किसी बड़े राज के खुलने जैसा लग रहा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीरबल, आज दरबार में एक विचित्र समस्या आई है। हमारी कंगनी, जो मुझे बहुत पसंद है, अचानक गायब हो गई है। लेकिन उसे खोने के बाद जो हास्यास्पद घटनाएं हुईं, वो पूरे दरबार में हंसी का कारण बनी हैं। बीरबल की आंखों में चमक आई। कृपया विस्तार से बताइए जहांपनाह। अकबर ने कहा, मेरी कंगनी मेरे विशेष गहनों में से एक है। मैं उसे पहनकर कभी भी दरबार में जाता हूं। पर आज सुबह जब मैं इसे पहनने लगा तो वो वहां नहीं मिली। हमने पूरे महल में खोज की, पर कोई सुराग नहीं मिला। बीरबल ने तुरंत दरबार के लोगों को इकट्ठा किया और जांच शुरू की। पहले उन्होंने दरबार के प्रत्येक सदस्य से पूछा कि उन्होंने कंगनी कहीं देखी है या नहीं। सभी ने इसे नहीं देखा था। फिर बीरबल ने सुझाव दिया, चलिए हम उस स्थान की ओर चलते हैं जहां जहांपनाह सबसे अधिक समय बिताते हैं। दरबार के सदस्य और अकबर के साथ
बीरबल महल के उद्यान में पहुंचे। वहां अचानक उन्होंने एक बंदर को देखा जो हंसते हुए कुछ चमकदार वस्तुएं लेकर झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। बीरबल ने चालाकी से कहा, ओ बंदर, क्या तुमने हमारे बादशाह की कंगनी देखी है? बंदर ने एक नाच गाना किया और फिर चमकदार वस्तुओं की एक छोटी सी झड़ी दिखाई जिनमें कंगनी भी थी। बंदर ने उसे बीरबल की ओर उछाल दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस बंदर ने दरबार की परीक्षा ले ली है। बीरबल ने बंदर से कहा, तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन केवल तभी जब तुम हमें बताओ कि तुमने ये कंगनी क्यों छिपाई। बंदर ने एक बार फिर से हंसते हुए नाच किया और एक छोटी सी चिट्ठी गिराई। चिट्ठी में लिखा था, जहां पनाह, यह छोटा सा खेल आपकी दरबार की बुद्धिमत्ता का परीक्षण था। हर चीज की कद्र तभी होती है जब उसे खोया जाए, और इस कंगनी की तरह हर छोटी खुशी को संभाल कर रखना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बंदर की शरारत ने आज हम सबको एक सीख दी। दरबार में सबने हंसी और तालियों से इस मजेदार घटना का जश्न मनाया। लेकिन बीरबल की आंखें कहीं दूर एक रहस्य की ओर देख रही थीं, कहीं कोई और चालाकी उनके इंतजार में थी। बीरबल और गुमशुदा तिलस्मी घंटी। दरबार में सब खुशी से सराबोर थे, लेकिन बीरबल के मन में एक अनजान सी बेचैनी थी। बंदर की चिट्ठी ने तो दरबार को एक मजेदार घटना दी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा संकेत भी दिया था जो बीरबल के तीखे दिमाग को चुनौती देने वाला था। अगले दिन जब बीरबल महल के मुख्य हॉल में चल रहे कामों की देखरेख कर रहे थे, तब अचानक एक दरबारी भागता हुआ उनके पास आया। महाराज, दरबार की तिलस्मी घंटी गुम हो गई है। तिलस्मी घंटी, यही वह घंटी थी जिसकी आवाज से दरबार का प्रत्येक सदस्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभा शुरू होने का पता लगाता था। बिना उस घंटी के सभा का समय तय करना असंभव था। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें फिर से समस्या सुलझानी होगी। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार के सभी लोग अपने स्थान पर रहें और किसी को महल के बाहर जाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, किसने आखिरी बार तिलस्मी घंटी बजाई थी? कोषाध्यक्ष ने जवाब दिया, मुझे याद है, मैंने शाम को अंतिम बार बजाई थी जब सभा समाप्त हुई थी। बीरबल ने हॉल की दीवारों, फर्श और बैठक कक्ष की तहकीकात शुरू की। घंटी कहीं नहीं मिली। तभी उनके ध्यान में आया कि बंदर की चिट्ठी में कहा गया था कि हर छोटी खुशी की कद्र तब होती है जब उसे खोया जाए। उन्होंने समझा कि कोई दरबार में अपनी चालाकी से एक और परीक्षा ले रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या आपको किसी पर शक है? अकबर ने हंसते हुए कहा, शक तो हमेशा होता है, पर सच्चाई खोजनी होती है। तभी गुप्त दरवाजे से महल के नवनियुक्त रसोइये गोपाल दरबार में प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने हाथ में एक छोटी चमचमाती वस्तु थाम रखी थी। बीरबल ने पूछा, गोपाल, वह क्या है तुम्हारे हाथ में? गोपाल ने शर्माते हुए जवाब दिया, यह दरबार की तिलस्मी घंटी है, महाराज। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने पूछा, तुमने यह घंटी क्यों छुपाई? गोपाल बोला, मैंने नहीं छुपाई, लेकिन जब मैं महल के बाहर कुछ खरीदारी करने गया तो वह गिर गई और एक बच्चे ने उसे उठा लिया। मैं उसे ढूंढ रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, दरबार की सबसे छोटी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। यह घंटी हम सबका समय बताती है, इसे संभाल कर रखना जरूरी है। अकबर ने आदेश दिया कि गोपाल को जिम्मेदारी देते हुए तिलस्मी घंटी की सुरक्षा के लिए एक विशेष दरबारी नियुक्त किया जाए। फिर बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियां,
चाहे वह एक कंगनी हो या एक तिलस्मी घंटी, हमेशा हमें जोड़ती हैं। उनका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की आंखें एक बार फिर कहीं दूर एक अनजान पहेली की ओर देख रही थीं, जैसे यह महल और दरबार में अभी और रहस्य छिपे हों। कहानी समाप्त। अगर आप चाहें तो अगली पूरी